बिहार मैटर्स में सभी छात्रों और उम्मीदवारों का स्वागत है। जी, सभी का स्वागत है। आज हम अपनी बिहार पॉलिटी मास्टर सीरीज का पहला लेक्चर शुरू कर रहे हैं। इस क्लासरूम सत्र का जो मुख्य विषय है वो है फॉर्मेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहार, मतलब बिहार का गठन और पुनर्गठन। बिल्कुल। और ये शुरुआत में ही स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी है कि ये विषय परीक्षा के दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है। हाँ, एकदम सही बात है। चाहे वो बीपीएससी हो या बीएसएससी या फिर एसएससी, रेलवे, एसआई और शिक्षक भर्ती यानी टीचर एग्जाम्स हो, ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर बार सीधे सवाल बनते हैं। जी, और आज का हमारा लहजा पूरी तरह से अकादमिक और एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। मतलब हम सिर्फ तथ्य नहीं रटेंगे, बल्कि उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। बिल्कुल। तो चलिए इस गंभीर और गहन विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे राज्य की जो एक ही रात में अपनी लगभग सारी खनिज संपदा मतलब मिनरल वेल्थ और अपने सारे बड़े उद्योग खो देता है। और राजस्व के मुख्य स्रोत भी, हाँ वो भी। और अगले ही दिन से उस राज्य को एकदम शून्य से अपनी अर्थव्यवस्था दोबारा गढ़नी पड़ती है। ये सुनने में किसी फिल्म का प्लॉट लगता है, लेकिन ये बिहार की एक वास्तविक प्रशासनिक कहानी है। बिल्कुल। और इसी उथल-पुथल को आज हम डिकोड करेंगे। तो चलिए इतिहास में थोड़ा पीछे चलते हैं। 1912 से पहले के दौर में उस समय तो बिहार नाम की कोई स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नक्शे पर थी ही नहीं। जी नहीं, उस समय ये पूरा क्षेत्र ब्रिटिश भारत के तहत एक बहुत ही विशाल बंगाल प्रेसिडेंसी यानी बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था। और इस पूरी विशाल इकाई का प्रशासन कलकत्ता से होता था। मतलब कलकत्ता ही सत्ता का एकमात्र केंद्र था। सही कहा आपने। अब देखिए, यहाँ सोचने वाली बात यह है कि एक ही जगह से इतने बड़े और विविध क्षेत्र को चलाना कितना अव्यावहारिक रहा होगा। हाँ, क्योंकि उस समय परिवहन के साधन भी तो बहुत सीमित थे। बिल्कुल, दूरी एक बड़ी समस्या थी, लेकिन सबसे गंभीर समस्या थी सांस्कृतिक और भाषाई भिन्नताओं की अनदेखी। मतलब कल्चरल और लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया था। क्योंकि नीतियां और बजट तो कलकत्ता के आसपास ही सिमट कर रह जाते होंगे। एकदम सही। बंगाली हो या बिहारी या उड़ीसा, इन तीनों क्षेत्रों की अपनी अलग पहचान और अलग जरूरतें थीं। तो अगर बिहार या उड़ीसा के किसी दूरदराज इलाके के व्यक्ति को कोई प्रशासनिक काम हो तो कलकत्ता जाना बहुत मुश्किल होता होगा। जी, और इसी वजह से पूरे प्रशासन में एक भारी अक्षमता मतलब इनएफिशिएंसी आ गई थी। इसी प्रशासनिक विफलता के कारण अलग इकाई की मांग तेज हुई। और इसी दबाव का सीधा नतीजा था 22 मार्च 1912 का पुनर्गठन। मतलब इसी दिन बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया था। हाँ, और एक नया प्रांत बना, प्रोविंस ऑफ बिहार एंड उड़ीसा, जिसकी राजधानी पटना निर्धारित की गई। लेकिन यहाँ पर ना एक बहुत ही दिलचस्प पेंच है। परीक्षा की दृष्टि से एक बारीक सवाल उठता है। कई बार छात्र मानते हैं कि 1912 में बिहार पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया था। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। हाँ, इसे ना एक एनालॉजी से समझा जा सकता है। मान लीजिए एक बहुत बड़ा पैतृक घर है जिसका नाम बंगाल है। उस बड़े घर से अलग होकर दो भाई मतलब बिहार और उड़ीसा बाहर तो आ गए हैं, लेकिन वे दोनों अभी भी एक ही नए मकान में एक साथ रह रहे हैं। ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। वे इस बड़े घर से आजाद हुए हैं, लेकिन स्वतंत्र आशियाना नहीं बना है। बिल्कुल। और अगर इसे अकादमिक रूप दें तो प्रशासनिक तौर पर यह केवल एक लेफ्टिनेंट गवर्नर्स प्रोविंस था। मतलब पूर्ण प्रांत का दर्जा अभी नहीं मिला था। जी, छात्रों को परीक्षा के लिए याद रखना है कि बिहार 1912 में पूरी तरह स्वतंत्र प्रांत नहीं बना था। वो उड़ीसा के साथ संयुक्त था। तो फिर ये वास्तविक स्वतंत्रता मिली कब? मतलब वो कौन सी तारीख थी? इसके लिए हमें टाइमलाइन में आगे 1936 तक जाना होगा। 1 अप्रैल 1936 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के कानूनी आधार पर एक बड़ा बदलाव हुआ। अच्छा, 1935 के अधिनियम के आधार पर। हाँ, इसी के तहत उड़ीसा को एक अलग प्रांत बना दिया गया। यानी अब बिहार एक स्वतंत्र गवर्नर्स प्रोविंस बन गया था। बिल्कुल। अब प्रशासन सीधे एक पूर्ण गवर्नर के अधीन था। तो 1912 और 1936 के बीच का ये जो अंतर है, ये बीपीएससी का एक प्रमुख टाइमलाइन बेस्ड ट्रैप है। एकदम सही। 1912 में बंगाल से अलगाव हुआ और 1936 में बिहार एक स्वतंत्र प्रांत बना। छात्रों को ये लॉजिकल फ्लो एकदम स्पष्ट रखना चाहिए। ठीक है। अब अगर हम स्वतंत्रता के बाद के कालखंड की बात करें,
जब 1950 में संविधान लागू हुआ तब क्या स्थिति थी? 1950 में संविधान लागू होने के बाद बिहार पार्ट ए स्टेट बना। पार्ट ए स्टेट मतलब? जहां गवर्नर और चीफ मिनिस्टर होते थे। जी, जहां गवर्नर जो कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते थे जी, और चीफ मिनिस्टर के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था स्थापित हुई। ये तो बिल्कुल आज के आधुनिक लोकतांत्रिक ढांचे जैसा ही है। हाँ बिल्कुल। फिर इसके कुछ वर्षों बाद 1956 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ। उस समय तो पूरे देश में भाषाई आधार पर सीमाओं में भारी बदलाव हो रहे थे ना? हो रहे थे, लेकिन बिहार के मामले में ये बहुत दिलचस्प है कि 1956 के इस बदलाव के तहत बिहार की सीमाओं में केवल मामूली क्षेत्रीय समायोजन ही हुए। मतलब माइनर टेरिटोरियल एडजस्टमेंट्स? कोई बड़ा सीमा परिवर्तन नहीं हुआ। नहीं, कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि बिहार की भाषाई सीमाएं पहले ही काफी हद तक स्पष्ट हो चुकी थीं। अच्छा, तो अब भारतीय संविधान के उन प्रावधानों की तरफ बढ़ते हैं जो कोर बीपीएससी एरिया हैं। जी। जब हम भारतीय संविधान को देखते हैं तो आर्टिकल 1 भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहता है, जिसमें बिहार सूचीबद्ध है। लेकिन जब राज्यों की सीमाएं बदलने की बात आती है तो बात आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 पर आ जाती है। बिल्कुल, और इन दोनों के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। तो इसे आसान भाषा में कैसे स्पष्ट करेंगे आप? देखिए, आर्टिकल 2 का संबंध नए राज्यों के प्रवेश से है। मतलब जो बाहरी क्षेत्र भारत संघ का हिस्सा नहीं है, अगर उन्हें शामिल करना हो। अच्छा, और आर्टिकल 3? आर्टिकल 3 पूरी तरह से मौजूदा राज्यों के पुनर्गठन से जुड़ा है। मतलब जो राज्य पहले से मौजूद हैं उनकी सीमाएं बदलना, उनका नाम बदलना या नया राज्य बनाना। तो ये संसद कानून बनाकर करती है? जी, संसद कानून द्वारा ये बदलाव कर सकती है। लेकिन इसकी प्रक्रिया क्या है? मतलब संसद में ये कैसे काम करता है? इसकी एक स्पष्ट प्रक्रिया है। सबसे पहले संसद में बिल पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। ठीक है, राष्ट्रपति की सहमति मिल गई, फिर राष्ट्रपति उस बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेटर के पास उनकी राय जानने के लिए भेजते हैं। यहाँ पर एक बहुत गंभीर परीक्षा स्तरीय संदेह है, मतलब एक बड़ा सवाल है। जी, पूछिए। मान लीजिए अगर राज्य विधानमंडल इस बदलाव के खिलाफ राय देता है, वो साफ मना कर दे, तो क्या संसद की प्रक्रिया रुक जाएगी? यही सबसे बड़ा क्रिटिकल एग्जाम पॉइंट है। इसका सीधा जवाब है नहीं। मतलब प्रक्रिया नहीं रुकेगी? बिल्कुल नहीं। राज्य विधानमंडल की राय बिल्कुल भी बाध्यकारी नहीं है, वो नॉट बाइंडिंग है। अच्छा। अंतिम अधिकार या फाइनल अथॉरिटी केवल और केवल संसद के पास है। राज्य सहमत हो या असहमत, संसद कानून पारित कर सकती है। तो मतलब भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है? एकदम सटीक। संघ को तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन राज्यों की सीमाएं बदली जा सकती हैं। और इसी आर्टिकल 3 की शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण हमें 15 नवंबर 2000 को देखने को मिला। बिल्कुल सही। इसी दिन बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 के तहत बिहार के दक्षिणी हिस्से को अलग कर नया राज्य झारखंड बनाया गया। इसमें भौगोलिक रूप से क्या क्या बदलाव हुए? इस विभाजन में 18 जिले स्थानांतरित किए गए। ये मुख्य रूप से छोटा नागपुर प्लेटो और संथाल परगना का क्षेत्र था। यहाँ पर एक फैक्ट चेक करना बहुत जरूरी है। मेंस के नजरिए से कई लोगों को लगता है कि इतने बड़े राज्य को बनाने के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन किया गया होगा। जी, ये एक बहुत आम ट्रैप है। लेकिन सच्चाई ये है कि झारखंड का निर्माण पूरी तरह से आर्टिकल 3 के तहत संसद के एक सामान्य कानून द्वारा हुआ था। मतलब इसके लिए कोई संविधान संशोधन नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। इसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं किया गया। ये बहुत अहम जानकारी है। अब अगर हम इसके प्रभाव और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण पर आएं, तो इस विभाजन का बिहार पर क्या असर पड़ा? इसका बहुत ही गहरा और आर्थिक रूप से झकझोर देने वाला प्रभाव पड़ा। इस विभाजन के कारण बिहार ने अपने प्रमुख खनिज संसाधन जैसे कोयला, लौह अयस्क और बॉक्साइट पूरी तरह से खो दिए। और सारे बड़े भारी उद्योग भी झारखंड में चले गए। जी, इसके परिणाम स्वरूप बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि आधारित यानी एग्रीकल्चरल बेस्ड हो गई। और राजस्व की कमी के कारण एक वेलफेयर ड्रिवन मतलब कल्याण संचालित शासन प्रणाली अपनानी पड़ी। एकदम सही विश्लेषण है। लेकिन एक सवाल ये भी तो है कि आखिर झारखंड बना ही क्यों? इसके मुख्य रूप से 3 कारण थे।
पहला आदिवासी पहचान या ट्राइबल आइडेंटिटी, जी, दूसरा संसाधनों पर नियंत्रण की मांग। क्योंकि संसाधन वही थे लेकिन विकास वहां नहीं पहुंच रहा था। बिल्कुल। जी। और तीसरा कारण था क्षेत्रीय असंतुलन। यहाँ ये प्रशासनिक बहस भी प्रासंगिक हो जाती है कि क्या छोटे राज्य बेहतर प्रशासन देते हैं। हाँ, ये मेंस परीक्षा के लिए एक बहुत अच्छा डिबेटिंग पॉइंट है। खैर, अगर हम वर्तमान प्रशासनिक स्थिति और उच्च संभावना वाले ट्रैप्स की बात करें तो आज बिहार की स्थिति क्या है? वर्तमान में बिहार एक पूर्ण राज्य है जी। जिसकी राजधानी पटना है और यहाँ द्विसदनीय विधायिका है। जी, बाइकैमरल लेजिस्लेचर है और आधिकारिक रूप से वर्तमान में 38 जिले हैं। तो लेक्चर समाप्त करने से पहले परीक्षा की दृष्टि से एक त्वरित सारांश मतलब अल्ट्रा कॉम्पैक्ट रिवीजन कर लेते हैं। बिल्कुल, ये छात्रों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। तो 1912 में बिहार और उड़ीसा प्रोविंस बना। फिर 1936 में बिहार एक स्वतंत्र प्रांत बना और 1950 में ये पार्ट ए स्टेट बना। उसके बाद वर्ष 2000 में झारखंड का गठन हुआ और ये सब आर्टिकल 3 के तहत हुआ जिसमें संसद का अंतिम अधिकार होता है। मेरी सभी उम्मीदवारों को सलाह है कि वे परीक्षा से पहले इन प्रमुख ट्रैप्स और तिथियों को गंभीरता से रिवाइज जरूर करें। जी, राज्य की सहमति अनिवार्य नहीं है, केवल राय मांगी जाती है। ये बिंदु भी अच्छे से याद रखें। बिल्कुल। अब अंत में छात्रों के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ते हैं जो मेंस के लिए बहुत काम आ सकता है। जी बिल्कुल, पूछिए। चूंकि 2000 के विभाजन ने बिहार को कृषि प्रधान बना दिया, तो क्या इसका अर्थ यह है कि राज्य के भावी आर्थिक विकास की नीतियां पूरी तरह से औद्योगिक ढांचे से हटकर कृषि नवाचार मतलब एग्रीकल्चरल इनोवेशन पर ही निर्भर होनी चाहिए? ये एक बहुत ही गंभीर और प्रोवोकेटिव थॉट है। छात्रों को इस पर जरूर विचार करना चाहिए। हाँ, तो इसी के साथ आज का ये सत्र समाप्त होता है। ये घोषणा करना चाहूंगा कि बिहार पॉलिटी मास्टर सीरीज अगले सत्र में जारी रहेगी। जी, हम अगले लेक्चर में कुछ नए और महत्वपूर्ण टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। बिल्कुल, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखें। बिहार मैटर्स से जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।